नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आज आपके साथ फिर से नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ जुड़ी हूँ। आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। मेरी पिछली क्लासेस में मैंने आपको पर्यायवाची याद करने का तरीका बताया था कि हम उसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। आज हम अपने सेशन में वर्णमाला के क्वेश्चंस को साझा करेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन में हम जो पूछे जाते क्वेश्चन हैं, उनसे रिलेटेड सबको एक बार में याद करेंगे। तो आप पेपर और पेन लेकर बैठें ताकि नोट करते चलें और जैसे जैसे मैं बताऊं, आप उसको साथ के साथ याद करते चलें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी है भाषा की सबसे छोटी इकाई? आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। तो हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, शब्द के समूह को। ऑप्शन बी, वर्णों के संकलन को। ऑप्शन सी, शब्दगणना को। ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कौन सा करेक्ट है इसमें? ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अब देखिए, हमसे पूछा जाता है हम कैसे पहचानेंगे कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। मैं इसको आपको एक चित्र के माध्यम से बताती हूँ कि हम कैसे याद करेंगे। ये देखिए, इस चित्र में दिया है, पहले ये स्थान है उनके, जिससे वो बोले जाते हैं हमारे शब्द। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है। कंठ के हिसाब से मतलब गले से, और तालु से, मूर्धा से, दंत से मतलब दांतों से, ओष्ठ होठ से, नासिका मतलब नाक से बोले जाने वाले शब्द वर्ण, और कंठ तालु, कंठ और तालु को मिलाकर, और कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ के साथ बोले जाने वाला वर्ण, और दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ मिलाकर। तो आप बताइए, पहला हमारा दे रखा है कंठ। तो स्वर जो आते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं वो दे रखे हैं हमारे अ, आ। और व्यंजन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ। का मतलब हमारे का से लेके ण तक। ये हमारे हो गए कंठ के। तालु, तालु दे रखा है हमारा। तालु में स्वर जो बोले जाते हैं इ, ई। और जो व्यंजन है वो च, छ, ज, झ, ये हो गए तालु। मूर्धा से बोले जाने वाले ट, ठ, ड, ण, हाँ, ये हो गए मूर्धा से। और दंत से थ, थ, द, ध, न। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म, ये हो गए ओष्ठ से। तो हम इसको याद कर लेंगे। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग ओष्ठ से। हम ऐसे करके याद करेंगे। पूरा पूरा वर्ग किससे बोला जाता है? अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अब हमने आपको बताया था कि का वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। तो इसमें का वर्ग कौन सा है? का वर्ग वैसे ही पहचान करेंगे। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हो गई हमारी? क, ख।
का वर्ग पूरा ही कंठ से बोला जाए। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से। अभी मैंने आपको बताया था कि हम एक बार याद कर लेंगे चार्ट को तो हमारे सब क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे। अब देखिए, मूर्धन ये रखा है मूर्धा, तो हमसे पूछा ये मूर्धन्य व्यंजन। व्यंजन पूछे तो पूरा टावर्ग हमारा किस में आता है, मूर्धा में। अब देखिए कहाँ है टावर्ग। टावर्ग के दो रखें, हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार हम इस चार्ट को याद कर लेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे। का वर्ग जो कंठ से बोला जाएगा, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग ओष्ठ से। और नासिका में नाक से जो बोलने वाले जाने वाले हैं ये हैं लिखे हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक होते अल्पप्राण और एक होते महाप्राण। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अल्पप्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। मैं आपको इसको भी एक चित्र के माध्यम से बताती हूँ। कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि परिभाषा दे रखी होगी, उसमें पूछा जाएगा ये अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा। तो अल्पप्राण के लिए हम ये याद करेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो अल्पप्राण होते हैं। अल्प मतलब कम। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, मतलब बहुत सारी, जब कम अल्प में आ रही है तो बहुत सारी होगी तो तो महाप्राण वो हो जाएंगे। अगर एक लाइन में परिभाषा लिखी आ जाए क्वेश्चन बन के कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें कहते हैं क्या, अल्पप्राण, महाप्राण। और भी आते हैं सघोष अघोष, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम कैसे पहचानेंगे, कम हवा निकल रही है तो अल्प होगा और ज़्यादा निकल रही है तो महा होगा। अब देखिए कैसे हम इसको देख। ये देखिए हमने ये हाथ लिया हुआ है अपना, अपने हाथ को सभी देखेंगे जैसे हमारा हाथ है। हम हाथ को उल्टा देखें या सीधा देखें, तो जैसे हम बचपन में जनवरी फरवरी याद करते थे नहीं, अपना हाथ फोल्ड करके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके, तो ऐसे ही हम अल्पप्राण और महाप्राण को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, अब हाथ को अपना अंगूठा पकड़िए, इसको पकड़ के बोलेंगे अल्पप्राण, फिर दूसरे पे आएगा महाप्राण, फिर तीसरे पे अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। तो हम इसको एक लय के साथ याद करेंगे, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। तो जिस जिस पे अल्पप्राण आएगा वो वर्ड वो व्यंजन हमारा अल्पप्राण होगा। अब देखिए अल्पप्राण हमने याद करा, सबसे पहले आया का। का आता है, अल्पप्राण का हो गया। खा, महाप्राण तो खा हो गया। और फिर आएगा गा, गा अल्पप्राण, फिर आएगा घा, फिर महाप्राण, प्रणा, फिर अल्पप्राण। ऐसे करके हमारे 5 व्यंजन हो गए का वर्ग के। ऐसे ही हम चा वर्ग के पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही टा वर्ग के, फिर ऐसे ही ता वर्ग के, फिर पा वर्ग के। पांचों वर्ग इसमें हो गए। तो जिस अब हम इसको कैसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए जब हमने ऐसे फिंगर अपनी पकड़ के याद करी तो हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी भूल जाएं अपनी फिंगर को पकड़ें और देखें कि कैसे है। तो इसको आप अपने पास लिख भी लें कि पहला पहले पे आ रहा है अल्पप्राण,
फिर तीसरे पे आ रहा है, फिर पाँचवें पे आ रहा है। तो इसका मतलब किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवां व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और ऐसे ही देखिए इस चित्र की तरफ दूसरा, चौथा, तो चौथे पर महाप्राण लिखा हुआ है। तो ये कौन से हो गए? किसी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होगा? महाप्राण। ऐसे ही हम याद करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चित्र को आप याद रखेंगे। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ये सबसे ईज़ी तरीका है, क्योंकि हम क्या एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पहला, तीसरा, पाँचवाँ क्या था, दूसरा, चौथा क्या था। तो हम इस चित्र को याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि पहला, तीसरा, पाँचवाँ ये हो गए अल्पप्राण और दूसरा, चौथा क्या हो गए? महाप्राण। देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व ये था। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अब आप बताइए। अभी मैंने बताया था आपको पहला, तीसरा, पाँचवाँ। तो हमारा किस में आ रहा है? पहला और तीसरा आ रहा है इसमें। ये हो गए अल्प प्राण। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन मैंने आपको चित्र में सबसे पहले दिखाया था। नासिका लिखा हुआ था कि नाक से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं? नासिका कहते हैं। मैं आपको एक बार और चित्र दिखा देती हूँ। आंसर कर आंसर कौन? नंबर बी। ये है। ये हो गया का करेक्ट। 7। ए वर्ण क्या कहलाते? आप बताइए मुझे। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। सब मैंने आपको जो कहा था स्टार्टिंग में सब उसी में। कंटालव्य। ये ए वर्ड क्या होते हैं? कंटालव्य। कंटालु भी लिखा सकता है, कंटालव्य भी लिखा सकता है। तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। हमारा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से? कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ये होता है अयोगवाह वर्ण। सारे स्वर हैं कि अयोगवाह? निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन? द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जिसमें कि दो समान शब्द साथ साथ आए, जिसमें एक हलंत वाला हो, मतलब एक आधा हो और एक पूरा हो। इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखिए ये लिख रहा है, यही तो है। इसमें दो शब्द एक साथ आए हैं और दोनों सेम है। पुनरावृत्ति हो रही है। एक हलंत वाला है तब आधा है और एक पूरा है। दिल्ली, रस्सी, क्या रहे हैं? सा और सा, एक आधा है एक पूरा है। तो होता है खट्टा। टा, जब बिटा आ रहा है दो, तो ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 10। च, स, स है कौन से व्यंजन कहलाते? बताइए।
क्या क्या कहते हैं। अब इसमें जो आपने पढ़ा होगा वो नहीं दिया है। हमारा ये संघर्षी तो कहते हैं ऊष्म भी। नहीं लिखा आएगा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी भी कहते हैं। ये बहुत ऊष्मा के साथ बोले जाते हैं, इसलिए इसको जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर रगड़ खाकर निकले, ऊष्मा के साथ निकले, गर्मी पैदा करे, उसको ऊष्म व्यंजन। श रगड़ खाकर निकलता है नहीं। श स है, ये व्यंजन होते हैं ऊष्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सा। करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया था शुरू में सघोष और अघोष। तो जो सघोष होते हैं उनको ही घोष वर्ण कहते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे। देखिए पहले कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा क्वेश्चन इस तरीके से ना आकर परिभाषा से बन जाए, जैसे पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, तो क्वेश्चन में ये वाले ऑप्शन ना आकर के परिभाषा दी होगी और उसमें लिख रहा होगा कि ये वर्ण कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं, कहलाते हैं, और फिर इसके साथ अल्पप्राण भी जोड़ देगा, महाप्राण भी, जो मैंने आपको अभी तो निम्न में से कौन सा घोष वर्ण। पहले घोष की परिभाषा में पता होनी चाहिए, घोष मतलब सघोष। अब जो ध्वनियाँ, जैसे जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन होता है वो कहलाते हैं घोष वर्ण। सीधे रखें ऐसा डायग्राम, अघोष और सघोष इसमें देखिए ये वाले व्यंजन भी जो जो अभी हमने पढ़े थे ऊष्म व्यंजन, ये लिखा है है इधर लिखा। तो ये भी दे रखे हैं चार वर्ण, तो मैं बताऊं क्या कहते हैं। अंतस, ये हमसे पूछा जाता है। चार होते हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन चार होते हैं ना, ऐसे ही र र र। देखिए ये रखा है अघोष व्यंजन, ये दे रखा है सघोष व्यंजन। अब जैसे अभी आपको अल्पप्राण महाप्राण बताए थे, ऐसे ही हम इनको याद करेंगे। किसी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। बाद में तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। ऐसे हम इसको याद करेंगे, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, और ऐसे ही हम इसको याद करेंगे। और अंतस्थ व्यंजन, अब उस व्यंजन का देखिए हा सघोष में, ठीक है। ऐसे हम इसको, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। अब सघोष, सघोष मैंने कौन सा बताया था, तीसरा चौथा पांचवा में कौन सा है। ठीक है, अभी हमारा दूसरा है होता है, चा हमारा पहला होता है, और था हमारा दूसरा होता है। कौन सा अमानक वर्ण,
इसका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, का, खा, जा, प ध्वनियाँ किसकी हैं? कौन सा करेक्ट होगा इसमें? सब अरबी फारसी की ध्वनियाँ कौन सी हैं? द, व, अरबी फारसी की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? टाइपिंग है, संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है हमारी? हो गया 50, 52। ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? इसके अंतर्गत ये हमारा होता है संयुक्त वर्ण। हमारे संयुक्त वर्ण भी हमें पता होने चाहिए क्या क्या मिलकर बने होते हैं। के लिए हम लिख लेंगे, हमें पता होने चाहिए, तो लिख देते हैं। अच्छा, का प्लस कितने हो गए हमारे संयुक्त वर्ण? 4 होते हैं। ये किन किन से मिलकर बने होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है। हमें जब नहीं पता होगा तो हम जा जो होगा वो जा हम पूरा वाला लगा देंगे, तो हमें हलंत लगा हुआ होना चाहिए। हमारे संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? 4 हैं ये। च, ट, ग। इनसे मिलकर बने ये मैंने लिख दिए आगे, तो आप याद। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए मैंने अभी आपको पीछे लिखवाया है। हाँ ये क्वेश्चन इसके बाद आता है, बताया था जिन जिन से मिलकर बनी है वो उसी के बाद आता है। का और शाह से बताया था। का क्वेश्चन और 18, क्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अभी मैंने आपको ज्ञा भी बताया था, किन किन से मिलकर बना है। कौन सा करेक्ट है? जब यहाँ पूरा है, जा दे रखा है तो धा दे रखा है उसके साथ, जा और या हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन अघोष वर्ण कौन सा है? अभी मैं आपको अघोष और सघोष, आप बताइए कौन सा करेक्ट हो? व्यंजन में नीचे मैंने आपको बताया था, ता जो हूँ आ होगा सघोष के। कौन सा करेक्ट? पहुँच गए 9 पर। और आज का हमारा आखिरी सवाल,
घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान बताइए। स्टार्टिंग में आपको चार्ट में सब सब आया है, एक बार उसको याद कर ले, पता लग जाएगा। का वर्ग के अंदर आता है ये? क ख ग घ, बताइए कौन सा हो जाएगा? कंठ। माध्यम से, के माध्यम से याद करना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। या आप इस तरीके से याद कीजिएगा, आप कभी नहीं, और प्रैक्टिस करते रहिए। हमारी क्लास आज की है, फिर हम आपको बहुत जल्दी। थैंक यू।